नमस्कार मित्रों, 24 नवंबर साल 1971 को अमेरिका के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक होता है जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी थी। अमेरिका की सबसे पावरफुल एजेंसी FBI ने उस हाईजैकर को आज तक जिंदा या मुर्दा पकड़ नहीं सकी। बाद में FBI को लोकल पब्लिक से भी हेल्प लेनी पड़ी, इनाम की घोषणा की, लेकिन 50 सालों से उस हाईजैकर की थोड़ी सी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकी और यह केस आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसे आप FBI की वेबसाइट पर खुले तौर से देख सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी को। मित्रों, इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से शुरू होती है। एक शख्स जो देखने में बिजनेसमैन लगता था, वह पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक टिकट बुक करता है और फ्लाइट बोइंग 727 की तरफ बढ़ता है, जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की थी। उस समय अमेरिका की डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जाती थी, ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी को चेक किया जाता था। इस जहाज को 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नाम का यह पैसेंजर जहाज में प्रवेश करता है और पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर स्मोकिंग करने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइट के अंदर सिगरेट, तो हाँ, उस समय फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीना अलाउ था। यहाँ तक सब एकदम ठीक चल रहा था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट सिएटल के लिए टेक ऑफ करती है। अब फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही डीबी कूपर पास के ही एक एयर होस्टेज को हंसते हुए एक एनवलप देता है। एयर होस्टेज को लगा कि वह हमें फ्लर्ट कर रहा है। उस एनवलप को जेब में रखकर आगे बढ़ती है तो डीबी कूपर उस होस्टेज को एक बार फिर बुलाता है और को पढ़ने के लिए कहता है। उस एयर होस्टेज का नाम फ्लोरेंस शॉपनर था। शॉपनर ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसके पैर से जमीन खिसक गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मिस, हमारे पास बम है और आप आकर हमारे पास में बैठ जाएं। शॉपनर जब बगल में आकर बैठी तब कूपर ने अपनी ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट के साथ एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इस समय तक जहाज हाईजैक हो चुका था। अब कूपर ने अपनी 3 डिमांड रखी। नंबर 1, उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश के रूप में चाहिए थे और नंबर 2 डिमांड थी उसे 2 पैराशूट और नंबर 3, सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी रहना चाहिए था। और डिमांड के आखिरी में कूपर शॉपनर से कहता है कि अगर कोई भी गलती हुई तो मैं बम ब्लास्ट कर दूंगा। कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर और भी थे जिन्हें इस हादसे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। शॉपनर कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में कैप्टन के पास गए और इस हादसे की सारी जानकारी दी। अब एक दूसरी एयर होस्टेज टीना मैकलो एक इंटरकॉम लेकर कूपर के साथ बैठ जाती हैं, जो कैप्टन और कूपर के बीच मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड मान ली जाए। यहाँ FBI को लग रहा था कि कूपर उनसे ज्यादा दूर भागकर नहीं जा पाएगा। जिस फ्लाइट को सिएटल में 45 मिनट में लैंड करनी थी, वह सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी और बाकी पैसेंजर को बताया गया कि टेक्निकल इशू के कारण लैंडिंग में समय लग रहा है। इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक के $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया और पैराशूट भी अरेंज किया गया। 5:45 पर फ्लाइट को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक कूपर को पैसों से भरा बैग, 2 पैराशूट और साथ ही साथ फ्लाइट की रिफ्यूलिंग की गई। अब कूपर अपनी मांगे पूरी होने के बाद 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि फ्लाइट और 2 क्रू मेंबर को जहाज में ही रहने को कहा। इस समय तक रात हो चुकी थी और फ्लाइट एक बार फिर उड़ान भरती है। अब कूपर ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई और स्पीड 300 से 350 और फ्लाइट को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। अब पायलट ने सभी मांगे मान ली, पर फ्यूल की वजह से पायलट सीधा मैक्सिको सिटी नहीं पहुंच सकता था। तो पायलट ने कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रिनो या फिनिक्स। कूपर रिनो के लिए मान जाता है
वहीं FBI भी अपने काम में लग गई थी। 2 फाइटर प्लेन को जहाज के पीछे छोड़ा गया, पर फाइटर प्लेन इतनी कम स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब कूपर टीना मैक्लो को कॉकपिट में जाने के लिए कहा। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही थी तो उसने देखा कि कूपर पैराशूट और पैसों से भरे बैग को अपने आप को बांध रहा था। इतने में पीछे की सीढ़ियों के दरवाजे खुलने का अलार्म बजता है और कूपर वहीं से छलांग लगा देता है। इसके बाद क्या हुआ आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। अब जहाज रिनो में लैंड किया तो उसे अच्छे से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना कूपर मिला और ना ही पैसे। इस हादसे के बाद कूपर का कुछ भी पता ना चल सका। आखिर कूपर कौन था जो पूरी अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया था? यह FBI का वह केस है जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। कूपर को किसी ने कूदते हुए नहीं देखा। फ्लाइट ऑटो मोड में थी तो जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के पीछे का दरवाजा 8:10 पर सिएटल और रिनो के बीच खुला था। तो इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कूपर के कूदने की लोकेशन का अंदाजा लगाया गया और पूरे क्षेत्र को सर्च एरिया डिफाइन किया गया। यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। एरियल टीम और FBI ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, पर कूपर का कहीं कुछ भी पता ना चल सका और ना ही कोई निशान या पैसे या बॉम्ब मिले। इस पहाड़ी में इतनी सर्दी थी कि सबको लगा कि कूपर ठंड से मर गया होगा। अब इस केस के लिए FBI पब्लिक से हेल्प लेना शुरू करती है। कूपर का स्केच और नोटों की सीरीज को अखबार में छाप दिए गए और कूपर की कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम का वादा किया गया। FBI का मानना था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वह पैसे कहीं न कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कहीं नहीं मिला। जांच जारी रही। करीब 9 साल बाद 1980 में सदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक टीना बार बीच है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था तो नदी के किनारे उसे नोटों की 3 गड्डियां मिली और इस नोट के सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर रहे थे। बच्चे के पेरेंट्स इन नोटों को लेकर FBI के पास गए और 9 सालों बाद FBI के हाथ कुछ सबूत आए जिससे यह केस फिर से तुल पकड़ लेता है। यहाँ से एक दिक्कत फिर आ खड़ी हुई, क्योंकि ये नोट ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। ये मामला सुलझने के बजाय और ही उलझता जा रहा था। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन कोई भी सुराग ना मिल सका। इस केस के मुताबिक उन्हीं 3 गड्डियों के अलावा इस केस में कुछ भी हासिल नहीं हो सका। एविडेंस के तौर पर FBI के पास कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें कूपर ने अपना खुद नाम लिखा हुआ है और ये एक टाई है जो कूपर की ही थी। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा रखा है। आज भी इस केस की डिटेल FBI की वेबसाइट पर मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है।